आप देख रहे हैं हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपसे जब मुलाकात हो रही है तो अब तक का ये सेशन, यानी अगर आप देख लीजिए तो 9:15 से लेकर 10:30 का ये सेशन क्या रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा और कितना जरूरी है इस बात पर फोकस करना कि हमको एक कोई मूड बना के बाजार में नहीं उतरना है। स्टे वेरिएबल, तलाश करते रहिए डायरेक्शन की, वो बहुत जरूरी है। सुबह हमने क्या अप्रोच पे बात की थी, इंडेक्सेस लेके आई, दोनों इंडेक्सेस निफ्टी बैंक के। याद रखिए कमजोरी थी, शॉर्ट करिए, लेकिन 9100 और 9050 ये एक ऐसा लेवल होगा जो थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, पुल बैक आ सकता है। और 18700 शायद निफ्टी बैंक पे, हालांकि 18700 से पहले निफ्टी बैंक रिकवर कर गया, लेकिन बात क्या थी, देखिए लॉजिक क्या था 9100 का। लॉजिक 9100 का ये था कि ये एक ऐसा लेवल है जो कि इस सीरीज, मई की सीरीज का बेस है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा पुट्स के साथ राइटिंग लेके खड़े हुए हैं। तो उसने, आपने अगर सुबह शॉर्ट किया तो शॉर्ट पे पैसा मिला और उसके बाद एक पुल बैक आया। लेकिन याद रखिए अब ये पुल बैक अब एक निर्णायक दौर पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि 9300 हम छू चुके हैं, 9320, और 9350 से लेकर 9400, याद रखिए ये 70 पॉइंट, ये वही 70 पॉइंट है जहां से कल हम सिंक हुए थे। ये वही 70 पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा लोड कॉल राइटर्स का है। कल 93, 94, 9500 इन तीन स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी। तो अब शायद स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी बैंक को लेकर, निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें तो पुल बैक देखिए 19800, 19900 तक हो आया है, 20000 पे बड़ा कॉल राइटर है। तो अब थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, दोनों रंग बाजार दिखा चुका है, सुबह कमजोरी का और उसके बाद पुल बैक का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज सचिदानंद उत्तकर मौजूद रहेंगे आपके प्रश्नों में जवाब देने के लिए। फिटनेस हॉटलाइन आपका ये कार्यक्रम, और साथ साथ में बीच में हम कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपकी अप्रोच क्या होगी? आई मीन दोनों शेड्स देखे आज हमने सुबह से, और ये बहुत जरूरी था कि हम 91 के आसपास, 9050 के आसपास का लो और हाई, ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरू। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक रेंज डिफाइन हुई है इस एक्सपायरी के लिए स्पेशली, क्लियरली जिस तरीके से कल का डेटा इंडिकेट कर रहा था कि 9500 9400 यानी इन लेवल्स पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स हावी हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक ज़रूर एक हर्डल बन चुका है। ऑन द लोअर 91 9000 ये एक अच्छा सपोर्ट बेस है ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक ओपनिंग हुई थी और उस ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी हुई है, मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है मार्केट, बट ओवरऑल अगर यहाँ से इंप्रूवमेंट होनी है स्ट्रक्चर में तो मुझे लग रहा है 94 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा स्विंग के लिहाज से। अगर ये पर्टिकुलर लिंक स्विंग वायलेट हो जाता है तो आई थिंक कल की एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड चांसेस है कि कल की एक्सपायरी 9400 से 9500 भी खत्म हो जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बेस बना है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस वैलिड रह सकता है कल के सत्र के लिए भी। तो 9100 का मुझे लग रहा है जो स्विंग एस्टैब्लिश हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 18000 19000 ये दोनों काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है, और आज के सत्र में भी वहाँ ही स्विंग है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट अगर हम पोजीशंस के लिहाज से देखें तो काफ़ी लाइट है, एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी का लेवल काफी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होगा, और इंटर के लिहाज से मुझे लग रहा है 19880 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बायस आज के सत्र के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, चलिए, तो इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे अप्रैल सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं, और अप्रैल में कंपोजिट पीएमआई 7.2 की रेंज में रहा है। ओके, इस बीच चलिए कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं, और इस क्रम में आज हमारे पहले दर्शक जो हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए वो है गौरव गाबा, दिल्ली से हैं ये। गौरव, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास एक HDFC बैंक का फ्यूचर लॉट मई सीरीज का है 930 पे। ओके, HDFC बैंक का आपके पास एक लॉट पड़ा हुआ है, मई का कितने में लॉन्च किया सर आपने? 930 पे। ओके, सचिन, 930 पे इन्होंने लॉन्च किया है, समहाउ ये अब अपना ब्रेक इवन देख पा रहे हैं, और इतने बड़े पुल बैक के बाद सुबह लॉसेस में होंगे नो डाउट।
अभी क्या करना चाहिए? हमें रेस्ट ऑफ द डे के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत क्रिटिकल लेवल है सचिन, जहाँ पे आके खड़ा हो गया है 940 945 शॉर्ट टर्म चार्ट पे। क्या होल्ड करने की राय देंगे उनको? वीरेंद्र, मैं यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से अगर हम इसका डेटा देखें तो यहाँ पर स्टॉक में डिक्लाइन जरूर हुआ है, बट 900 एक ऐसा लेवल है जहाँ से लगातार 3 दिनों में यहाँ पर एक रिबाउंड हुआ है और आज के सत्र में वापस थोड़े से लॉन्ग एडिशंस यहाँ पर हुए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली उनको 910 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस ये पर्टिकुलर पोजीशन रखनी है एंड इसे रीवैल्यूएट करनी है जैसे ही स्टॉक अराउंड 955 के जोन में पहुंच जाता है उसके बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चरली इतनी वीकनेस नहीं है। 900 एक अच्छा सपोर्ट है, बट जिस तरीके से उनकी पोजीशन है 910 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। 955 के ऊपर उनको रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। ओके, 950 के बाद आपको फिर एक बार अपनी पोजीशन को देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग 910 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस अपने ट्रेड पे बने रहिए। एक और प्रश्न लेते हैं, ये है गोविंद जी का मुंबई से। गोविंद जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास एक मई फ्यूचर है ग्लेनमार्क का, 340 में लिया है। ओके, ग्लेनमार्क 340 पे लिया है आपने। ग्लेनमार्क सर बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है ट्रेडर्स के, और पिछले 1 2 3 4 8 सेशंस में ये 200 डेमा को वॉलेट करने का अटेम्प्ट ले रहा है, लेकिन उसको स्पीड नहीं हो पा रहा है। गौरव, इनका ट्रेड देखिए, ट्रेड अच्छा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है ग्लेनमार्क 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गोविंद जी, अमूमन ये एक ऐसा एवरेज होता है जिसको किसी भी स्टॉक को पार करने में दिक्कत आती है। क्या कहेंगे गौरव, आप रहने के लिए सचिन राय देंगे आप इनको होल्ड करने के लिए? वीरेंद्र, हमने विश्लेषण किया है इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है अराउंड 345 346 के जोन में, वहाँ पर काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है स्टॉक में। इनफैक्ट अगर हम इसका RSI भी देखें तो वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस में स्टॉक ऑलरेडी चला जा चुका है एंड जिस तरीके से कुछ सप्लाई यहाँ पर हावी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी अनवाइंडिंग प्रेशर है स्टॉक में। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी लॉन्ग करने की सलाह अभी नहीं होगी। इनफैक्ट मैं प्रेफर करूंगा अगर पर्टिकुलर हर्डल जो है अराउंड 348 के आसपास अगर ये स्टॉक इजेक्ट हो जाता है तो ही आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको जो अपनी लॉन्ग पोजीशन है मुझे लग रहा है हटानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वीकनेस आ जाती है जो अब तक यहाँ पर शॉर्ट एडिशंस जिस इंटेंसिटी से वैसे जस्ट बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग प्रेशर, मुझे लग रहा है कि स्टॉक वापस एक बार 300-310 के आसपास झुकना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस नहीं रखना चाहिए टाइम बिंग के लिए, और एक कंडीशनल लॉन्ग तभी होगा जब 348 का लेवल वायलेट होगा तब। ओके, अच्छा, अब नीरज है बेंगलुरु से अपना प्रश्न पूछने के लिए। आई थिंक इनके पास सन फार्मा को लेकर एक क्वेरी है। नीरज पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. So I have Sun Pharma at a strike price of 480 May series. तो उसका 1 लॉट 28.45 पे लिया था, तो अब लॉस पे चल रहा है, तो होल्ड कर रखे, नहीं तो सेल करना चाहिए। ओके, नीरज जी, आपसे पहले गोविंद जी एक प्रश्न पूछ रहे थे मुंबई से, सेम थीम थी, फार्मा and pharma which is struggling with its 200 exponential average. A lot of stocks within the pharma space are struggling with its 200 exponential average. बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में ये हो रहा है। अगर आप देखें सन फार्मा आपने जो लिया है, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी है। ये 200 डेमा के ऊपर है, लेकिन ये 460 470 480 और जो आपका बाई जोन है सर, उससे स्ट्रगल कर रहा है। जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में सचिन जो स्ट्रेंथ थी, जो मोमेंटम था, नो डाउट मिसिंग है फार्मा स्टॉक से। अब पहला ट्रेड जो हमारा था ग्लेनमार्क का, दैट वाज फ्यूचर्स, उसमें मेरे पास टाइम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम वैल्यू नहीं है। मेरे को अगले 5-7 दिन में सोचना पड़ेगा। अब इनका जो ऑप्शन लिया हुआ है वो है करीब बाइंग लेवल उसका, ये समझ लीजिए 28 का, वो 20 हो चुका है। क्या करेंगे आप, क्या राय देंगे? 20 डेमा को सन फार्मा होल्ड कर रहा है पिछले 2 सेशन से, 3 सेशन से। जी बिल्कुल,
पहली बात तो इनका जो कॉल ऑप्शन उन्होंने लिया है वो 480 लिया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस कंडीशन में आउट ऑफ द मनी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। तो जिस तरीके से इनकी पोजीशन है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक अराउंड 450 से लेके 465 470 इसी पर्टिकुलर रेंज में रहना चाहिए अगले 3-4 दिनों के लिए। तो जिस तरीके से इनकी पोजीशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको जो लॉस हो रहा है, मुझे लग रहा है वो काफ़ी समय तक वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर स्विच करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी इंडिकेशंस डिस्ट्रीब्यूशन के मिल रहे हैं, अनवाइंडिंग के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक 480 का जो उनका कॉल ऑप्शन है, मुझे लग रहा है अभी के लिए तो उनको एग्जिट करना चाहिए। जी हाँ सर, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है, मोमेंटम। लेकिन जिस मोमेंटम के आधार पे आपने कॉल ली है सर, वो मोमेंटम हम ऑलरेडी अप्रैल में विटनेस कर चुके हैं। सो जो क्रीमी लेयर थी ना, वो ऑलरेडी जा चुकी है। यकीन मानिए अप्रैल फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में ऑप्शंस फार्मा के ऐसे भाग रहे थे कि पूछिए मत, गजब था वो। लेकिन अब वो मूव मिसिंग है सर। एग्जिट की राय है। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं और ये है संदीप कुमार जयपुर से है। कुमार सर गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, इनका प्रश्न लेते हैं और इनका प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। रिलायंस की इन्होंने 2 लॉट ली है 1500 की कॉल @64। अब रिलायंस की वो कॉल लेके आइए पहले डायरेक्टर साहब, और एक डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के जो आप चैनल देख रहे हैं इस वक्त, CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन कुमार साहब, मैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट भी यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल मैंने एक डाइवर्जेंस देखा था यहाँ पे सचिन। कल ये डे हाई पे क्लोज हो रहा था और कल 1500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और 1500 की कॉल में आज बाइंग होना, और आज का लो देखिए और आज आपके इसकी एग्जैक्टली अगर आप देखें मूविंग बिहेवियर देखिए, सेकेंड हाफ के लिए मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग विद दिस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को, ऑप्शन ट्रेड को? वीरू, यहाँ पर क्लियरली हमारा भी बायस पॉजिटिव है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी देखें तो मुझे लग रहा है अराउंड 1540 तक एक पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मोमेंटम के लिए भी एक लेवल काफ़ी अच्छी तरह डिफाइन हो चुका है जो अराउंड 1425 के आसपास है। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होता, ट्रेजेक्टरी ऊपर के लिए ही ओपन है अराउंड 1540 तक की। तो जहाँ तक 1500 का इनका सवाल है, मुझे लग रहा है 1500 का जो कॉल ऑप्शन है उनको होल्ड करना चाहिए जिस तरीके से इसमें पोजीशनिंग है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस मेंटेन रखना चाहिए 1 हफ्ते के लिए मिनिमम, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए स्विंग बन रहा है प्राइस एक्शन पे, मुझे लग रहा है वो अराउंड 46 के आसपास है। तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 1500 का कॉल ऑप्शन 65 के आसपास फिलहाल, एंड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 100-110 तक ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन वापस एक बार स्विंग होना चाहिए। करेंगे मेरे सहयोगी। ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया वीरू की एक्चुअली आज थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अब वीरू का साथ देने के लिए अब जुड़ रही हूँ। मारुति पर एक अपडेट भी आ रहा है कि सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर डीलरशिप्स कंपनी ने शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन कंपनी करेगी। और मारुति में आज आपको याद होगा कि CLSA की रिपोर्ट आई थी और CLSA ने कहा था कि वो 2 व्हीलर्स प्रेफर करेंगे पैसेंजर व्हीकल्स के मुकाबले, और मारुति पर एक सेल कॉल था। लेकिन इस समय आपने गौर करना है इस बात पर कि मारुति पहले इन्होंने प्लांट्स में कामकाज की शुरुआत की, लेकिन जो बेसिक फ्रंट रहता है कस्टमर से संपर्क बनाने वाला डीलरशिप्स, वहां पर भी कामकाज की शुरुआत हो रही है। कुछ डीलरशिप्स इन्होंने शुरू कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोविड को लेकर जो भी सुरक्षा मानक हैं उनको ध्यान में रखकर ये डीलरशिप शुरू की गई हैं और वो स्टॉक निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, करीब 0.5% ऊपर है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था एक अच्छा खासा दबाव था। इस पर फटाफट सचिदानंद एक राय ले लीजिए। 4858 पर इस रिकवरी में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए? सुबह का शॉर्ट क्या कवर करें?
हर्षदा, इनफैक्ट यहाँ पर मेरी भी सलाह नेगेटिव थी स्टॉक के लिए। 4950 के आसपास हमने एक बायस बनाया था कि 4700 तक के स्विंग देखने चाहिए। एंड जिस तरीके से ओपनिंग हुई है उसके बाद जो दबाव बना 4727 के आसपास आई थिंक एक स्विंग बन चुका है। तो मुझे लग रहा है जो लोअर एंड था मुझे लग रहा है वो रीटेस्ट हो चुका है, और जिस तरीके से ये यहाँ पर रिकवरी हुई है तो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ से होगा कि अराउंड 4950 ये पर्टिकुलर लेवल आज के अगर ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी तेजी बन सकती है काउंटर में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट बायस नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट ऑन द काउंटर अगर थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ पर होती है 4785 4765 जोन में यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 4700 के स्टॉप लॉस के साथ रिव्यू जोन होगा 4960 के आसपास। तो देखिए अब वो ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके कंपनी अपने डीलरशिप्स को भी खोल रही है, तो सुबह का शॉर्ट कवर करके चले और अगले डिप पर खरीदारी की राय होनी चाहिए। स्पीच सुभाष को जोड़ लेते हैं, बैंगलोर से हमारे साथ लाइन पर है। सुभाष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड है हाथ में? हाय हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग। सुभाष है। मैंने आज मॉर्निंग में एक्सिस बैंक का वन फ्यूचर लॉट खरीदा था। एम गुड मैम। मैंने आज एक एक्सिस बैंक का एक फ्यूचर लॉट खरीदा था 376 पे। माय प्राइस वाज 17.5। मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, तो मैं क्या करूँ? इसको बुक करूँ या फिर मैं इसको अभी होल्ड करूँ? यू बॉट द 376 का कॉल? नहीं, 420 का कॉल एट द प्राइस ऑफ 376। 420 का कॉल आपने लिया। 420 वाला कॉल वर्तमान में कहाँ ट्रेड कर रहा है वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले स्टॉक तो 386 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 420 का कॉल इन्होंने लिया हुआ है। सचिदानंद, इस पर नजर डालिए क्योंकि हमने देखा है निजी बैंकों में काफी वाइल्ड गायरेशंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या एक्सिस बैंक में आगे चलकर 420 एंड बियॉन्ड के लेवल्स देखने को मिलेंगे? क्या 420 का ये कॉल इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, अगर ये पोजिशनल के लिहाज से है तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्टॉक में एक स्विंग बना है एंड बैंक निफ्टी में जिस तरीके से 18,000 19,000 के आसपास एक सपोर्ट है, तो एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे काफी ब्राइट हो, वापस एक 440 के जोन में स्टॉक के स्विंग होना चाहिए। बट प्योरली अगर पोजिशनल के लिहाज से इनकी पोजीशन है, अगर ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट बेसिस पे मुझे लग रहा है 370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इनको लॉन्ग बायस रखना चाहिए एक्सिस बैंक में। कॉल ऑप्शन जो इनका लॉन्ग है, मुझे लग रहा है वहाँ पर काफी समय है, एक्सपायरी के इनिशियल फेजेस में ही है हम, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इनकी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। 370 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। एक्सिस बैंक के स्पॉट के लेवल्स मैंने रेकमेंड किए, तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली अपना जो कॉल ऑप्शन है वहां से आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि काफी दूर की ये पर्टिकुलर ऑप्शन है। बट जिस तरीके से यहाँ पे स्विंग एस्टैब्लिश हुआ है, अगर आप पोजिशनली रखते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रखना 70 के स्टॉप लॉस के साथ एंड रिव्यू जोन इनफैक्ट 424 के आसपास ही है। तो जैसे ही स्टॉक 424 के आसपास आ जाता है एक हफ्ते के दौरान, तो वहां पर एक बार अपनी पोजीशन आप रिव्यू कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक पर सलाह है। इस बीच फरहाम इमाम ने सवाल हमें कुछ ही देर 20 मिनट पहले टाटा मोटर्स पर पूछा है, हैशटैग आस्क आवाज पर। इन्होंने 85 के भाव पर 1000 शेयर टाटा मोटर्स के खरीदे हैं, 85 पर 1000 शेयर लिए हैं टाटा मोटर्स के। इस पर एक व्यू बताइए, क्योंकि टाटा मोटर्स में भी हमने देखा था 2 हफ्ते पहले वो जो खबर आई थी कि चाइना में धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ रही है, तो उस दिन बहुत तेजी देखने को मिली थी टाटा मोटर्स के शेयर में। उसके बाद ये 83 के आसपास एक बार फिर दिख रहा है। इनकी 85 रुपए यानी कि 2 रुपए ऊपर की खरीद है, क्या होल्ड करना चाहिए? हर्षदा, ये स्टॉक मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास ही है। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि अराउंड 80.50 के स्टॉप लॉस के साथ उनको ये होल्ड करनी चाहिए। वैलिडिटी यही होगी कि अगर ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होती एंड स्टॉक अगर 85-50 के ऊपर अगर स्विंग कर देता है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक काफी मोमेंटम दिखाई दिया था अराउंड 94-95 के आसपास, आई थिंक वैसा रिबाउंड जरूर हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि काफी समय से ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रेशर में रहा है एंड जिस तरीके से पिछले रोल ओवर्स हुए मुझे लग रहा है वहां पर काफी शॉर्ट पोजीशंस कवर हो चुकी है। तो अगर यहाँ से मोमेंटम बनना है तो 85-50 के ऊपर बनेगा, 95 के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट स्टॉप लॉस उनको काफी टाइट रखना है 80.50 का।
80.50 का स्टॉप लॉस आप रखेंगे, इस पर आप ध्यान दीजिएगा फरहान जी। और साथ ही साथ अगर ये 85.50 के बियॉन्ड जाता है, आपके परचेज प्राइस के बियॉन्ड जाता है, तो और 10 रुपए का स्कोप मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए काम की बात है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये फरहान इमाम के कॉल की बात हुई, यहाँ पर कुछ और सवाल आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे देते हैं। दरअसल एसएच केलकर पर कई सारे सवाल आते हैं आजकल। एसएच केलकर 8430 पर प्रतिभा कपूर ने खरीदा और एनआरबी बेरिंग में 7880 पर पोजीशन ली है। ये कह रही हैं दोनों में बहुत सारा लॉस हो गया है, क्या किया जाए? एसएच केलकर की बात करें, क्योंकि बीच बीच पे स्पाइक्स दिखा रहा है स्टॉक, लेकिन मोमेंटम इसमें टिक नहीं रहा है। सचिदानंद, आपकी क्या राय रहेगी एसएच केलकर पर? ये क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव रही है। इनफैक्ट यहाँ से अभी भी मुझे लग रहा है कि नीचे काफ़ी स्टॉक डिटोरिएट हो सकता है। वॉल्यूम के लिहाज से काफ़ी बड़े अपटिक्स आए थे, कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी, बट उसके बाद भी स्टॉक टिक नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली इस स्टॉक में होप वाला ट्रेड नहीं रखना चाहिए। ट्रेंड के विपरीत अपने ये पोजीशन ली है, तो डेफिनेटली उसमें आप एग्जिट कीजिए एंड कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। एनआरबी बेयरिंग सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, मुझे भी यहाँ पर कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर ऑटो में थोड़ी सी रिबाउंड होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्कोप बन सकता है, अराउंड 75-80 के जोन में स्टॉक स्विंग होगा। बट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 59 का एक अहम लेवल होगा स्टॉप लॉस के लिहाज से। तो वो लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली वहां से भी एग्जिट लीजिए, बट 75 के ऊपर आ जाता है एक बार रिव्यू कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है कि एसएच केलकर में तो एग्जिट कर लीजिए, ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है और होप में मत रुकिएगा प्रतिभा जी। एनआरबी बेयरिंग 59 नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, वो ब्रीच होता है तो फिर आप एग्जिट करेंगी, वरना पुल बैक में आप 75 के करीब एग्जिट करने की कोशिश करें। ये फिलहाल आपके लिए राय है, दोनों से एग्जिट करने की सलाह इस समय आ रही है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।